नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम आज उत्तराखंड और राजस्थान में जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित हॉकी मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके माध्यम से पीएम गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार संसदीय सीटों को साधेंगे। इसके बाद पीएम राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम यहां करौली में जनसभा कर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इंदु जाटव को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश की मंडला सीट कई मायनों में खास है। यहां से पार्टी ने फिर एक बार मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर दाव लगाया है। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश के बाद अमित शाह आज महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली मराठवाड़ा के नांदेड़ में करेंगे। नांदेड़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो सतना में चुनावी जनसभा करेंगे। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। डॉक्टर कल्याण काले जालना से और डॉक्टर शोभा दिनेश बच्छाव महाराष्ट्र के धुले से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान में बीकानेर के अनूपगढ़ में प्रचार करेंगे। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल हैं। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा जोधपुर के फलौदी में है। कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतारा है। बीकानेर में पहले ही चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं जोधपुर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा सिक्किम विधानसभा के लिए गंगटोक में आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही पोर्ट ब्लेयर में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल गंगटोक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के भाजपा उम्मीदवारों से बातचीत की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ माने जाने वाले नागपुर को चुना है। मायावती नागपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगी। चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 7 दिन बाकी होने के बावजूद मायावती के खुद प्रचार शुरू नहीं करने को लेकर तमाम अटकलें लग रही थी, लेकिन उन्होंने प्रचार अभियान के आगाज का फैसला करके इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है। बीजेपी के पूर्व विधायक और सीनियर एडवोकेट अरुण चंद्र भौमिक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अगरतला में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान भौमिक का त्रिपुरा के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोदनकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने कूच बिहार में चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकते हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत से भी कांग्रेस की अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मुरान इलाके में
फ्रैसीपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल में सत्तारूढ़ सीपीआई-एम के त्रिशूर जिले में लगभग 80 अघोषित बैंक खाते और लगभग 100 अघोषित अचल संपत्तियों की जानकारी साझा की है। त्रिशूर जिले में 80 अघोषित बैंक खातों में लगभग 25 करोड़ रुपए जमा है। इस संबंध में ईडी ने केरल सीपीआई-एम विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री एसी मोइदीन से पूछताछ की। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क इस महीने के अंत में भारत आ रहे हैं। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। एलन मस्क ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की प्रतीक्षा है। दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव 26 अप्रैल 2024 को होगा। महापौर और उप महापौर के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल है। तिरुपति, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका के मंत्री महिंदा अमरवीरा ने वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा किया। नोएडा के सेक्टर 10 स्थित एक फर्नीचर के शोरूम में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। असम में बिहू उत्सव से पहले गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों में बिहू नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज महान शिक्षाविद और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका जीवन वंचितों के सशक्तिकरण का पर्याय है। ईद उल फित्र का त्योहार पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद सद्भावना, एकता और मानवता का प्रतीक है। ईद का पर्व सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास और प्रार्थना के समापन का प्रतीक है और प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद उल फितर हमें करुणा, उदारता और एकता के मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कामना की है कि ईद सभी के जीवन में खुशी, संतुष्टि और दुआएं लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में सभी में करुणा, एकता और शांति की भावना पैदा करने की कामना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल फितर के मौके पर कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। दिल्ली में ईद उल फितर के अवसर पर जामा मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं ईद उल फितर से पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह को सजाया गया। बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। केरल में ईद उल फितर कल ही मनाई गई। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार अपने साथ प्रेम और भाईचारे का संदेश लाता है। केरल की मस्जिदों में ईद के पावन मौके पर नमाज अदा की गई। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक मां चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन आज दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह की आरती की गई। आज विश्व पार्किंसन रोग दिवस है। पार्किंसन मस्तिष्क में होने वाला रोग है। विश्व भर में पार्किंसन रोग के बारे में लोगों में जानकारी और जागरूकता को फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निवेश नरम रहने की उम्मीद। इसके विपरीत दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में निवेश बना हुआ है मजबूत। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में दिखा रही हैं दिलचस्पी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि से देश को हो रहा है लाभ। ये कंपनियां इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति व्यवस्था को विविध रूप देने की रणनीतियों के संदर्भ में एक वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देख रही है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने ऋण वृद्धि और लाभ प्रदाता में नरमी की उम्मीदों पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक से घटाकर किया स्थिर। इक्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में ऋण वृद्धि घटकर 11.6 से 12.5% के बीच हो जाएगी, जो वित्त वर्ष 24 में 16.3% थी, जबकि उच्च जमा दर भुगतान पर कम शुद्ध ब्याज आय मार्जिन में मुनाफे में आएगी गिरावट। सिविल एविएशन रेगुलेटर यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों के लिए संशोधित उड़ान ड्यूटी नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को सांकेतिक समय सीमा उपलब्ध के लिए कहा है।
डीजीसीए की इस पहल के बाद पायलटों को साप्ताहिक आराम का समय 48 घंटे तक बढ़ जाएगा और रात में लैंडिंग की संख्या 2 तक सीमित हो जाएगी। पायलटों के लिए रात का समय भी बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है। उच्चतम न्यायालय ने मामले में अपने फैसले में कहा कि डीएमआरसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के 2017 के निर्णय के तहत 8,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की अगुवाई वाले समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए बाध्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनरेटिव एआई अपेक्षाकृत नई परिघटना है और सामाजिक संरचनाओं की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नवाचार और विनियमन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया जाना चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अश्विनी वैष्णव ने वुमेन जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और एआई जहां बदलावकारी ताकतों के साथ जिंदगी को आसान बना रहे हैं, वहीं सुरक्षा उपायों के बगैर ये सदियों पुरानी स्थापित संरचनाओं के लिए नकारात्मक जोखिम भी पैदा करते हैं। उम्रदराज लोगों की बढ़ती तादाद, जनसांख्यिकीय बदलाव और हृदय रोग एवं कैंसर जैसे गैर संचारी बीमारियों के कारण वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों की मांग वर्ष 2030 तक दोगुनी हो जाने की उम्मीद, विशेषज्ञ ने जताया अनुमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पर 3 नर्सें होनी चाहिए। इसी तरह भारत में 1500 मरीजों पर 1 डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। दक्षिण भारत संगठन खुदरा विक्रेता संघ ने अपने प्रतिष्ठानों में OnePlus के उत्पाद बनाने वाली कंपनी के साथ कथित तौर पर अनसुलझे विवाद के कारण 1 मई से OnePlus उत्पादों की बिक्री रोकने की दी चेतावनी। OnePlus टेक्नोलॉजी इंडिया के बिक्री निदेशक रणजीत सिंह को लिखे एक पत्र में ORA ने कहा है कि पिछले वर्ष के दौरान खुदरा विक्रेताओं के संगठन को OnePlus उत्पादों को बेचने से जुड़ी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जो अनसुलझे हैं। TJSB सहकारी बैंक का बीते वित्त वर्ष 2023-24 का शुद्ध मुनाफा 25.41% बढ़कर 216.36 करोड़ रुपए पर पहुंचा। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने राज्य सरकारों को दालों के भंडार, विशेष रूप से आयातित पीली मटर पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। साथ ही 15 अप्रैल से भंडार रखने वाली इकाइयों पर साप्ताहिक आधार पर स्टॉक के बारे में खुलासे की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। फिनटेक फर्म फोनपे ने हिमालयी देश के भुगतान प्रोसेसर फोनपे नेटवर्क पर यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के डिजिटल वॉलेट सेवा ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल HAN पोखरा के साथ की साझेदारी। फोनपे ने कहा कि यह साझेदारी फेवा न्यू ईयर
फेस्टिवल का एक हिस्सा है जो नेपाल को 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में 3000 से अधिक व्यापारी भाग लेंगे और 1 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने सार्वजनिक ऋण और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि पर चिंताओं का हवाला देते हुए चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्थिर से नकारात्मक कर दिया। फिच ने कहा कि चीन की प्रॉपर्टी आधारित इकोनॉमी दबाव में है। इसके साथ ही उसने अपना व्यापक राजकोषीय घाटे और बढ़ते सरकारी ऋण ने राजकोषीय भंडार को नष्ट कर दिया है। यही कारण है कि उसने चीन की रेटिंग कम की। मेक इन इंडिया का 10 स्मार्टफोन असेंबलिंग सेक्टर में लगा दिखने। एप्पल इंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत में $14 अरब के आईफोन किए असेंबल। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में हमास ने राजनीतिक नेता इस्राइल हानियेह के 3 बेटे मारे गए। आईडीएफ ने बताया कि वायुसेना के हमले में मारे गए 3 बेटों में की पहचान हमास सैन्य सेल कमांडर अमीर हानियेह मोहम्मद और हजेम हानियेह के रूप में हुई है। आईडीएफ के मुताबिक हमास के तीनों ऑपरेटिव हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्लाम हानियेह के बेटे हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले इजराइल के हवाई हमले में इस्माइल हानियेह का पोता जमाल मोहम्मद हानियेह भी मारा जा चुका है। इजरायली सेना आईडीएफ के हमले में अब तक हानियेह के कई रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। हानियेह की पोती रोआ हम्माम इस्माइल हानियेह की भी हवाई हमले में ही मारी गई। स्टॉर्मी डेनियल्स मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 15 अप्रैल से शुरू होगा आपराधिक मुकदमा। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाने वाली डोनाल्ड ट्रंप की मांग को किया खारिज। हाल ही में न्यूयॉर्क के एक जज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मामले में सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल निर्धारित की थी। ट्रंप के खिलाफ यह पहला आपराधिक मुकदमा होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर एक पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को अवैध तरीके से पैसे देने का आरोप है। यह अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो की राजकीय यात्रा की मेजबानी। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने ओवल ऑफिस में बैठक की, जिसमें उन्होंने सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता और इंडो पैसिफिक के महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन समर्थक ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग-जेऊ से बात की और कहा कि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप दोनों देशों के पुनर्मिलन को नहीं रोक सकती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान जल टमरू मध्य के दोनों किनारों पर सभी चीनी लोग हमवतन हैं। दोनों देशों के बीच ऐसी कोई शिकायत नहीं जिसे हल न किया जा सके। यूराल नदी में पानी बढ़ने के बाद रूस और कजाकिस्तान के शहरों और कस्बों में आई बाढ़। 1 लाख से अधिक लोगों को खाली करना पड़ा इलाका। रूसी शहर आरेनबर्ग के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। वहीं कजाकिस्तान में बाढ़ के कारण 97,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग देश के मुख्य सैन्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के आसपास सब कुछ ठीक नहीं है और इसका मतलब है कि हमें अब युद्ध के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार रहना होगा। उत्तर कोरिया ने किम के नेतृत्व में हाल के वर्षों में हथियारों के विकास में तेजी लाई है और रूस के साथ घनिष्ठ सैन्य और राजनीतिक संबंध बनाए हैं। कथित तौर पर रणनीतिक सैन्य परियोजनाओं में मदद के बदले में यूक्रेन के साथ युद्ध में मॉस्को की सहायता की। क्यूएस क्वार्टरली साइमेंट्स की ओर से वर्ष 2024 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है। विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर जेएनयू भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान के कराची की सड़कों पर देश भर से बड़ी संख्या में भिखारी पहुंच रहे हैं। कराची के अतिरिक्त महानिरीक्षक इमरान याकूब का कहना है कि 4 लाख के करीब भिखारी अब तक यहां पहुंच चुके हैं। इस बीच अपराधी भी सक्रिय हुए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। ये मैच मुंबई में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है। आरसीबी को 5 मैचों में से 1 में जीत मिली है। वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 1 जीत अपने नाम करने में सफल रही है। आईपीएल में बुधवार को खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हरा दिया।
रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 199 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। मैच के हीरो राशिद खान रहे, जिन्होंने आखिरी 2 ओवर में मैच का पासा गुजरात के हक में पलट दिया। उन्होंने आखिरी बॉल पर चौका जड़कर टीम को जीत दिला दी। इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि मिलेगी। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। 1896 से शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में आईओसी द्वारा खिलाड़ियों को इनाम राशि नहीं दी जाती है। इस तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स के इस फैसले से इनाम राशि न देने की 128 साल पुरानी ओलंपिक परंपरा टूट गई है। 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक से एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनाम राशि दिए जाने की योजना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। भारत के डी गुकेश को कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। युवा शतरंज स्टार डी गुकेश अमेरिका के हकारी नाकामुरा के खिलाफ मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहे। भारत के युवा चेस स्टार आर प्रगन्नानंदा ने छठवें दौर में अजरबैजानी ग्रैंड मास्टर निजात अब्बासोव को हरा दिया। प्रगन्नानंदा ने निजात अब्बासोव को 1-0 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। भारत के विदित गुजराती ने भी छठवें दौर में शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। उन्होंने फ्रांस के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी एलरेजा फिरोजा को 1-0 से हराया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मानुषी छिल्लर और अलाया एफ ने भी अहम भूमिकाएं निभाई है। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने खलनायक का रोल प्ले किया है। ओटीटी पर अब ऐसा शो रिलीज हुआ है जो कुछ कुरीतियों से बर्बाद होते जा रहे समाज को उम्मीद की किरण देती है। इस शो का नाम है कोड ब्लू। आलोकनाथ इस कोड ब्लू के कुछ मुख्य किरदारों में से एक किरदार हैं, जो उनकी इस कहानी को बेहतर बनाने में एक अहम हिस्सा साबित हो रहे हैं। वेब शो द एम्पायर में खलनायक की भूमिका निभा चुके जेनी मारियो वेब सीरीज राणा नायडू के दूसरे सीजन में नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक शो में वह पुलिस अधिकारी की भूमिका में होंगे। उन्होंने शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है। बॉलीवुड सेलेब्स को भी राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का ट्रेलर देख अर्जुन कपूर के होश उड़ गए। अर्जुन कपूर ने ट्रेलर देख एक्टर की तारीफ की और कहा, मैं फिल्म देखने के लिए बेताब हूँ। इम्तियाज अली निर्देशित चमकीला 3 दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने आ रही है। ओटीटी पर दस्तक देने से पहले फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। राजपाल यादव अब कॉमेडी नहीं बल्कि एक गंभीर किरदार को निभाते हुए दिखेंगे। एक्टर की अपकमिंग ओटीटी फिल्म काम चालू है का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। भारत में फिल्म शैतान ने तकरीबन 146 करोड़ के आसपास कमाई की है, तो वहीं दुनिया भर में फिल्म ने डबल सेंचुरी मारी है। निर्माता करण जौहर और अभिनेता जूनियर एनटीआर ने फिल्म देवरा के वितरण अधिकार के लिए साथ आने की घोषणा की है। गैब्रियल वत्स के निर्देशन में बनी फिल्म गोरिया लाइव को सेंसर बोर्ड ने यूए प्रमाण पत्र दिया है। 12 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।